जल्दी आना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट समय पे आने की आदत हम सबको डालनी पड़ेगी। और इस क्लास में मैं ऐसा देख रहा हूँ लोग बहुत आराम से आ रहे हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं और ये इतनी देर से अगर चलेगा सब कुछ तो हम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे। ओके, सो पहली बात तो ये है कि समय पे आने की आदत डालो यार, ये बहुत गलत बात है। चलो ठीक है, एनीवेज जल्दी से बताओ कहाँ तक पहुंचे थे और क्या चल रहा था। शील्डिंग और स्क्रीनिंग पे पहुंच। शील्डिंग इफेक्ट तक पहुंचे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अपनी पहली जो हमारी क्लास थी लास्ट वाली, उसमें हम शील्डिंग तक पहुंचे थे और बात शील्डिंग के बारे में ही हो रही थी। तो बताओ शील्डिंग क्या था, क्या कैसे शील्डिंग को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कौन बताएगा क्लास में। क्या था शील्डिंग और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। An electron is attracted by the nucleus at the same time repelled by the other electrons present here. ओके, और कोई है जो बताएगा, वो तो ठीक है इसने बताया। और कोई सिंपल वर्ड में बात वही है। क्या था भाई, स्क्रीनिंग या शील्डिंग हम किसको कहते हैं। जल्दी बताओ, स्क्रीनिंग या शील्डिंग हम कहते हैं किसको। भाई जहां तक मुझे लग रहा है जो Sir, स्टोरीज, a reduction in effective nuclear charge on an electron cloud. ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बिना नाम लिए हम बता सकते हैं क्या ये चीज, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमने ऐसा कोई नाम लिया नहीं था। आज लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट शायद हमने ऐसी कोई नाम लास्ट लेक्चर में नहीं ली थी और कहा सर था मैं कि लास्ट लेक्चर में नहीं था। अच्छा तुम नहीं थे क्या। हाँ। तुमको किसने बताया। अच्छा तुम शायद ये येलो हाउस में थे ना। ओके, नहीं नहीं, तो कैसे पता तुम्हें आप शील्डिंग। बुक अच्छा तो में बुक में। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग जो बातें कर रहे थे उसके हिसाब से जितनी बातें हमने अब तक की उसके हिसाब से तो शील्डिंग इफेक्ट इतना सा है कि जो इनर विंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है। और वो जो रिपल्सन होता है उसको ही हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग कहते हैं। इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देना चाहते, उसको शील्ड कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग, ठीक है। सो जब शील्डिंग की सर आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो। नहीं नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट बता बात कर थोड़ी देर। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। सो अगर बात शील्डिंग की हो रही है तो शील्डिंग का मतलब यही है। कोई भी हमसे कहेगा शील्डिंग क्या है तो हम कहेंगे कि देखो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, जो आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आउटर वाले हैं उनको इनर वाले क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। इतनी सी बात है बस, इसमें और कुछ लंबा जाने की नीड नहीं है, लंबी कोई बातचीत नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को शील्ड करता है, ठीक है। बस इतना सा। एनीवेज, तो एक तो ये था। दूसरी बात ये है कि जो शील्डिंग हम करते हैं उसमें उसकी डिटेलिंग हम करने वाले हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे। अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। एक बार देख लेते हैं बाकी सब लोग आए कि नहीं। अभी भी बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी हाउस का हो आना सबको है, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे हम वो टॉपिक उतने अच्छे से आएगा। बोला था बट बच्चे तो अपना दिमाग चलाते हैं ना भाई। चलो कोई बात नहीं है, फाइन, बढ़ते हैं आगे। सो 1 सेकेंड। कौन से ना
ओके, सो जो लेक्चर था, जो डिस्कशन था हमारा, वो इसके अबाउट था कि जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने, शील्डिंग को जो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तो शील्डिंग को अभी देखो मैं वेट कर रहा था, अभी तक कोई नहीं आया। मतलब इसमें क्या है, जो बच्चे नहीं आए फिर उनको दिक्कत हो गया। आज इम्पोर्टेंट क्लास है। जनरली जब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, शील्डिंग के बारे में बातें करते हैं, तो इनर विंग के इलेक्ट्रॉन से आउटर विंग के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हम बार बार करते हैं कि देखो, पहले हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर उस बेसिस पे हम बताते हैं कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकते हैं। ये है स्टोरी। एनीवेज, अब हम थोड़ा जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब लिखने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं आगे। जितने लोग आगे आ गए अब शुरू करते हैं। सो करते हैं शुरू। सबको ध्यान होगा कि तो मैंने एक बात बताई थी आप सबको। स्क्रीन सबको दिख रहा है? आप बताओ मुझे जब देख। हाँ सर। अरे यार, स्क्रीन सबको दिखना चाहिए वरना फिर देखता है। Excuse me, sir. हाँ, Sir, did you share your screen right now? yes, I have shared my screen and Sir, because I can't see it. Will you please reshare? कोई बात नहीं है, you can rejoin, okay? Okay, सबको sir. बाकी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। तो रिजॉइन कर लो। ये देखो, ये देखो, ये है न्यूक्लियस और मैंने कहा था कि यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके सेल पर यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले को शील्ड करेंगे और ऐसे ही जो भी इनर विंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर वाले को शील्ड करते हैं। सो जो सबसे दूर है उसको शील्ड करने वाले लोग बहुत सारे। ठीक है, ये बात तक हम पहुंचे थे। इसमें मैंने एक और चीज जोड़ी थी कि जो काम की बात थी, मैंने ये भी जोड़ा था कि इसके साथ साथ एसपीडीएफ का भी हिसाब किताब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। सो शील्डिंग के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो शील्डिंग मतलब हुआ रिपल्शन, और रिपल्सन होता है इनर विंग के इलेक्ट्रॉन्स आउटर विंग के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इसका ध्यान रखेंगे कि जब इनर विंग के इलेक्ट्रॉन आउटर विंग के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे तो उसको ही शील्डिंग करते हैं। इसमें और भी कई बातें हैं जो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको सब बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग ध्यान से, तो पूरी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक चीज तो सबको समझ में आ रही है, वो ये है कि जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तुम्हारा नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, है ना? जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो तुमको शील्ड करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, बोलो। यानी इफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, इसको लेकर तो मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं है कि जितने तुम दूर जाओगे तुम्हें शील्ड करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। बोलो, किसी को डाउट है? बोलो। No, sir. हाँ, ये तो सबको क्लियर है कि आप जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतनी ज्यादा आपके ऊपर जो शील्ड करने की बात है वो बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ेगी। सो इसको लेकर कोई डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो यहाँ पे मेन बात है, तो दो बातें सब लोग ध्यान रखेंगे, इनफैक्ट साथ मैंने लिखवाया था। एक बात क्या ध्यान रखनी है सबको? पहली बात ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। और दूसरा, हम लोगों ने सब सेल्स के बारे में पढ़ा था, वो मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग होता है, फिर बी में, फिर डी में, फिर एफ में, और उसका मैंने प्रॉपर रीजन दिया था कि एस में सबसे ज्यादा क्यों। एस में सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो शेप है वो मेन रीजन है उसका, और वो भी मैंने तुमको समझाया था कि वो किस बेसिस पे हम बात करते हैं कि उसकी शेप ज्यादा है या कम है ना।
तो ये सब डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी हमारी उसको। सो चलो लिख लेते हैं काम के बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। देखो ये जो पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सब लोग देखेंगे ध्यान से, ये जो पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये जनरली स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मेन काम क्या है कि ये screening effect decreases strength of न्यूक्लियर चार्ज। अब ये तो सब समझते हो ना कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सब लोग समझते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के बारे में? क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? बताओ सब भाई, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जो जा रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज के कारण जा रहा है। मानते हो सब लोग? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड है, उसके लिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है बताओ? उसका न्यूक्लियर चार्ज। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो न्यूक्लियर चार्ज इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, फोर्थ सेल में है, कहीं भी है, उसको न्यूक्लियस अपनी ओर खींचना, उनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज मैटर करता है। अब हमने एक नई बात सीखी। हमने नई बात क्या सीखी भाई? नई बात ये सीखी कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, उसके हिसाब से ये इसको अपनी ओर खींच रहा हो। बट वी हैव लर्न न्यू थिंग्स। और क्या है वो नई चीज? ये है जो हमने अभी भी सीखी है, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है ये तो है ही, ये एक फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये है कि इसके साथ एक और बात है कि इसके पास जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स वो इसको रिपेल भी कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो और इसको एक खींच रहा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बीच में हो और ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करो, या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो तो ये सब इलेक्ट्रॉन मिलके इस बाहर वाले को शील्ड करो। सो इस न्यूक्लियस, सुनो सब लोग ध्यान से, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स है, नो डाउट। बस इस अट्रैक्टिव फोर्स को, न्यूक्लियर चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना ज्यादा रिपल्सन फील होगा इनको, जितना ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे होगा, उतना न्यूक्लियर चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी। तो टेक्निकली अगर न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें ये रिपल्सन की स्ट्रेंथ घटानी है। इसलिए मैंने कहा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या करता है बताओ मुझे? सब लोग बोलो, किसको डिक्रीज करता है? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। सबने को याद रखना। अब इसी बात को ध्यान में रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा, इसलिए वी हैव अ न्यू वर्ड। तो देखो अब मैं कुछ वर्डिंग लिखवा रहा हूँ जो सारी क्लास बहुत ध्यान से देखेगी तो समझ में आएगा। देखो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है
न्यूक्लियर चार्ज का बेसिक मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज, और ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किसके ऊपर बताओ? प्रोटॉन्स के ऊपर। एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब इतना तो सब समझते हैं ना, एटॉमिक नंबर के ऊपर, सबको क्लियर? अब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, ठीक है? सो टेक्निकली यहाँ पे हम याद रखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज जो है Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कुछ लोग Z को ही न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं। Z जितना ज्यादा होगा, प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ेगा। सही बात है ना? देखो Z बढ़ना मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स बढ़ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना। सही है ना? अरे बोलो, अरे न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, नो डाउट। ठीक है, तो Z बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा। सो अपना काम हो गया। अब ध्यान दो सब लोग, एकदम अच्छे से सोचो। इसलिए हमें एक नया चीज बनाना पड़ेगा, और इस नए चीज का नाम है, देखो अगर शील्डिंग नहीं होती तो शायद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सब लोग देख पा रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट है, इसलिए हम एक नया नोटेशन तुम्हारे लिए, और इसका नाम रखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सब लोग लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा एक क्लास का एक बच्चा बोल रहा था। ये क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन काफी नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसमें डिस्टर्ब यानी रिपल्सन कितना होगा। सो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा Z माइनस सिग्मा, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, पहले ही क्लियर हो चुका। ये जो सिग्मा है ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। लिखते चलो सब लोग। आप समझ सकते हैं कि मुझे ये बात क्यों लिखनी पड़ी? लिखनी इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग है। अगर शील्डिंग नहीं होती तो हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सबको? तो देख लो भाई, ये बात लिखो, न्यूक्लियर चार्ज एक नया चीज मैंने तुम्हारे सामने रखा, और ये समझाया कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये समझाया कि एटॉमिक नंबर कैसे करता है, फिर जनरली हमने एक नया वर्ड यूज किया जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जल्दी जल्दी देखो सर। हाँ, Sir, nuclear charge and effective nuclear charge, they are both different. yeah, there is difference. Difference is when you say nuclear charge, you don't consider shielding effect. Okay? Okay, sir. So you don't consider, you don't assume कि कुछ ऐसा हो रहा है. But if you consider shielding effect, you must consider there is effective nuclear charge, because exactly number of protons बढ़ने से nuclear charge बढ़ता है. That was true, that is true. But the problem is उसके साथ एक और बड़ी बात है कि उनके बीच जो रिपल्सन है उसका भी ख्याल रखना होगा. किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन हो रहा है, इफेक्टिवली उसको कितना अट्रैक्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि उसके ऊपर प्रोटॉन कितने हैं, यानी कितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर लग रहा है. वहां पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उसको खींच रहा है अपनी तरफ, है ना, वहां पर ये बात देखनी पड़ेगी हमको कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा है. लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस के बीच भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स है? अरे हो ही सकता है ना भाई. तो न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स. अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि वो भी इस बात को
मतलब इस बात के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कितने स्ट्रेंथ से अपनी ओर खींच रहा है। क्लैरिटी आई? अरे बोलो, समझ में आई बात? यस सर, यस। यस, तो ये हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिख लो भाई सब लोग, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्टेटमेंट लिख लो। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सब लोग लिखेंगे। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक से ज्यादा। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सब लोग लिखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electrons. On the valence electrons. Decreases due to presence of electron in the inner cell. Is due to ये कहानी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के कारण था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, वो डिक्रीज हो रहा है। किसके कारण? इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके। ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शील्ड करते हैं। ठीक है, ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करते हैं, सिंपल, और कोई दिक्कत नहीं है। सो जो नया चीज है जेड इफेक्टिव, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा
एंड Z ये हो गया मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले ही बात हो चुकी है। और यहां से क्लियर हो रहा है कि सिग्मा जितना बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना है। सो अब यहां से आगे से हम जब भी डिस्कशन करेंगे, जब भी कोई बात करेंगे, हम पूरी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। अब हम आगे से न्यूक्लियर चार्ज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड होगा? अगर हम न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड होगा कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम वर्ड न्यूक्लियर चार्ज लेने से बचेंगे। हमको अब न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है बताओ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So we have to use the word effective nuclear charge instead of nuclear charge. रीजन सबको समझ में आया? क्योंकि शील्डिंग है। मतलब देखो भाई, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना खींच रहा है वो तो इसी बात पे डिपेंड करेगा ना। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इसी बात पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर रिजल्टेंट अट्रैक्शन कितना है। अब पता चलेगा भाइयों, जब तुम न्यूक्लियर चार्ज में से उस रिपल्सन को माइनस करो, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज है अट्रैक्शन और सिग्मा है रिपल्सन। सो एग्जैक्टली कितना न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब तुम रिपल्सन वाले फैक्टर को अट्रैक्शन वाले फैक्टर से क्या करोगे? बोलो, माइनस करोगे। अबे समझ आ रहा है सबको ये बात? यस सर। बस इतनी सी बात है, ये समझना है बस। ये समझे तो काम हो गया। अब यहाँ पे बड़ी स्टोरी ये है कि अब हम सिग्मा को समझे कैसे। जेड तो ठीक है, जेड तो हम निकाल लेंगे, बस सिग्मा कैसे निकलेगा। तो आइए सीखते हैं। न्यू टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। देखो, सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट है। ये एक तरह से दिखाएगा कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो अंडरस्टूड है कि अपना जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। अंडरस्टूड होगा ये। देखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, और इसको बोलते हैं हम लोग स्लैटरस रूल। सब लोग लिखेंगे इसको। दो पार्ट में इसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले एस और पी ब्लॉक के लिए अलग से निकालेंगे, बाकी के लिए अलग से निकालेंगे। तो लिखो जल्दी। सर। हाँ बोलो। सर, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी? हाँ कांस्टेंट रहेगी, बट पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के लिए ना, बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑर्बिटल, 1s 2s। पर जैसे टाइम इंक्रीज होगा वो मतलब वो बढ़ता नहीं जाएगा? क्या इंक्रीज होगा बेटा? टाइम। टाइम? टाइम से क्या कनेक्शन है? नहीं मतलब जो स्क्रीन कांस्टेंट है वो मतलब बढ़ता नहीं जाएगा मतलब वैसे? स्क्रीन कांस्टेंट टाइम से कैसे बढ़ेगा वो तो बताओ। स्क्रीन कांस्टेंट डिस्टेंस से होगा ना, कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ पे है। जैसे मान लो कोई 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन, या 2d में 3d में है ना, या 4p में है, तो इंपॉर्टेंट तो उसके हिसाब से डिसीजन लोगे ना भाई। बोलो तो फिर से रिपीट करो। देखो, किसके ऊपर कितना शील्डिंग होगा ये तो ये पता है ना कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे उसको तुमने रखा है। अगर वो 4th सेल में है, 4s में है, 4p में है, 4d में है, इस पे डिपेंड करेगा ना भाई। हाँ। टाइम से कैसे होगा? मान लो कोई 2nd सेल में है 2p में, तो 2p में ही रहेगा हमेशा, अनटिल अनलेस हम उसको एनर्जी ना दे, कुछ ना दे। तो अगर वो 2p में ही है तो 2p में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ेगा घटेगा कैसे? जितना है उतना है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियर से वो तो फिक्स है ना भाई। हाँ, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2s में ज्यादा होगा कि 2p में ज्यादा होगा, 3p में ज्यादा होगा कि 3d में ज्यादा होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं।
बट ये हम थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई ये तो ये हम नहीं बता सकते किसी को कि टाइम के साथ बढ़ेगा, टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि उसको तुमने कहाँ रखा है। शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्लेस क्या है, उसको रखा कहाँ गया। अगर वो 2s पे है, अगर वो 3D में है, अगर वो 4p में है, वो इंपॉर्टेंट है। बट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ये बात करें, ये डिस्कशन करें कि हमारा जो टाइम से कोई फर्क पड़ने वाला। नहीं सर, पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे कम नहीं होता जाएगा इफेक्ट। क्यों कम होगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थोड़ा ना कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन जब तक एटम है तब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तब तक हम ये कहां से बोल सकते हैं कम क्यों होगा भाई? न्यूक्लियस अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां है वही रहेगा, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि टाइम के साथ बढ़ता जाएगा? नहीं, पर आपने बोला ना एक्सटर्नल चार्ज देना पड़ेगा तब तक, इसलिए एक्सटर्नल चार्ज देना पड़ेगा तो अलग बात होगी। हम तो अभी एटम की बात कर रहे हैं। अगर तुम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे, मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे या इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर लोगे, तो वो एक अलग बात है। बट जब तक एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम, तो उसके अंदर तो वही रहेगा ना जो था। हाँ हाँ ठीक है, समझा। ठीक है भाई? हाँ हाँ मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो डन। सो हाँ, मन में बिठा लो अच्छे से, सिग्मा सिर्फ दो बात पे डिपेंड करता है। कौन सी दो बातों पे बताओ? एक शेल, दूसरा सबसेल। इसके अलावा कुछ भी याद करने की किसी को जरूरत नहीं है। अब ये स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर यार, मैं 2-3 लोगों को बार बार अंदर लिया है, वो फिर से बेचारे बाहर चले जा रहे हैं। ओके डन। सो क्लैरिटी सबको आ रही होगी आई गेस। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? स्लैटर्स रूल। देखो स्लैटर्स रूल में बेसिकली हम इस बात को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ना, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, देखो एग्जैक्ट कितनी शील्डिंग है ये पता करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, देयर इज नो सच रूल्स। बट हाँ, अगर किसी के ऊपर सिग्मा ज्यादा होगा तो शायद हम थोड़ा बहुत बोल दें कि हाँ सिग्मा ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, रिपल्सन भी ज्यादा होगा, ये हम बोल सकते हैं। बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल पाए। बट एक रास्ता जरूर निकलेगा, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस लेटर्स रूल यही बताता है। ठीक है, तो देखो एक बार जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर हम निकालते हैं तो दो पार्ट कर लेते हैं। तो सिग्मा एस और पी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अलग से निकालेंगे, तो डी और डी के लिए अलग से बात लिख लो। अभी जो निकाल रहे हैं सिग्मा फॉर, तो लिखेंगे मेरे साथ, सिग्मा फॉर NS एंड NP। क्या मतलब हुआ इसका? सिग्मा फॉर NS एंड NP क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ। Sigma in s orbital and p. Yes, sigma in s orbitals and p orbitals. Generally sigma in NS and p, s orbitals and p orbitals. Clear? So इसका खास ध्यान रखेंगे हम लोग। और डी और एफ की बात अभी हम नहीं करने वाले। डी और एफ के बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे क्योंकि उसको अलग से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं रूल्स कुछ बताऊंगा, जो रूल हमको फॉलो करने हैं, जो हमें स्लैटर्स में सिखाएंगे। चलो एक एक करके रूल सिखा रहा हूं, तुम लोग वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो तुम सीखो। लिखो जल्दी, पहले लिखो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Write down the electronic configuration.
वन सेकेंड ये राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके स्टेप्स हैं, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। सो सबसे पहले जो स्टेप्स है मैं एक एक करके फॉलो कर रहा हूँ। देखो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, write down the electronic configuration is increasing order. Write down the electronic configuration is increasing order of. Sir, is या in? बोलो is increasing order of. Sorry, in increasing order of. In increasing order of principal quantum number. लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ऑर्डर वही रखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे पहले कम फिर ज्यादा, जैसे नॉर्मली तुम लिखते हो। फिर इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है नहीं आता? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द ns, right of the ns and np are not effective in shielding of ns and np electrons। चलो लिखेंगे फटाफट। सबको डन? सो इलेक्ट्रॉन लिख लिया यहाँ तक सबने? बोलो जल्दी। सर हाँ सर सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या? हाँ मतलब समझाता हूँ, लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। सबने लिख लिया? यस सर। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि सोचो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा, सोचना ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल, मान लो ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, सुनना सब लोग ध्यान से, इसको शील्ड कौन कौन कर सकता है? इसको दो लोग शील्ड कर सकते हैं, या तो इसके अंदर वाले जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो इसको शील्ड करेंगे। बोलो, देखो मैं क्लियर, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो, इसको कौन कौन शील्ड कर सकता है? इसको शील्ड कौन करेगा? ये उसके आगे वाला। अरे इसके अंदर वाला ना,
हाँ हाँ इन शॉर्ट, हाँ वही या कभी कभी सेम सेल वाले भी कर सकते हैं, ये दोनों भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये बताओ, ऐसा हो सकता है क्या इसको ये लोग सेल, ये जो बाहर लोग बैठे हैं ये लोग तो नहीं करेंगे ना शील्ड इसको? नहीं नहीं। सो किसी को भी शील्ड कौन कर सकता है? उसके अंदर वाले या उसके सेम सेल वाले, उसके बाहर वाले तो नहीं करेंगे ना भाई। नहीं ये लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द NS&NP आर नॉट इफेक्टिव इन शील्डिंग ऑफ NS&NP। यानी अगर कोई 3s 3p में है, मान लो राइट तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का लिख रहे हो, मान लो तुमने किसी का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 3s 3p को कौन कौन शील्ड कर सकता है? इसके लेफ्ट वाले सब कर सकते हैं, राइट वाला ये नहीं करेगा। अरे समझे किसका डाउट था ये? यस सर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसके राइट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको शील्ड नहीं करेगा। उसको शील्ड कौन करेगा? जो उसके लेफ्ट। समझ गया गेम? अब बढ़ते हैं थर्ड, लिखो जल्दी जल्दी। all other electrons in group contribute to the extent of 0.35। तो ग्रुप की जो कंबाइन लिख सकते हैं, नहीं लिखो, कंबाइन एंड कंट्रीब्यूट all the electrons, all other electrons in NS&NP group contribute to the, all other electrons in NS&NP group contribute to the extent of 0.35 each of the screening effect। इसका मतलब समझाता हूं, पहले लिखो। डन। कंट्रीब्यूट टू द, फिर क्या लिखा आपने सर? अच्छा लिखो, all other electrons in NS&NP group contribute to the extent of 0.35 each of the scaling effect। लिखो ना, समझाता हूं। हो गया सर। हाँ, इसका मतलब समझते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो तुमने डिस्कशन किया कि तुम्हें 4p में 4p6 मान लो तुम्हारे पास है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? सुनना ध्यान से, ऐसा कुछ है कोई इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से। तो तुमने डिसाइड किया कि मुझे 4p6 के किसी एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कांस्टेंट निकालनी है, ठीक? अब सोचो, इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कांस्टेंट निकालनी है, तो सुनो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है, इसलिए यहां पे NS एंड NP क्या हो गया बताओ? NS और NS हो गया 4s, और NP क्या हो गया बोलो? 4p। तुम्हारी मर्जी है, ये जरूरी नहीं कि तुम यही करो, तुम ये भी कर सकते हो कि नहीं सर मुझे तो इन दोनों की निकालनी है। अगर तुम इन दोनों को निकालना चाहते हो, इनमें से किसी एक का निकालना चाहते हो, मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम 3p का निकालना, तो तुम्हारे लिए n की वैल्यू हो गई 3। अब इसको शील्ड ये लोग करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये जो NH सेल है, NH सेल का मतलब है सेम सेल जिसके इलेक्ट्रॉन की तुम शील्डिंग निकालना चाहते हो। क्लियर? जैसे मान लो मैं 3p का निकालना चाहता हूं, तो मेरे लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? और मेरे लिए 4 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। सो जिस सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और जिसका तुम शील्डिंग इफेक्ट निकालना चाहते हो,
उसी सेल के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितना कॉन्ट्री करेंगे? 0.35। मान लो फोर्थ सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को तुम निकालना चाहते हो, तो उस सेल के हर इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्री कितनी होने वाली है? 0.35। मान लो 4 सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो तुम निकाल ही रहे हो मेरे भाई, तो खुद को थोड़ा ना शिल्ड करेगा वो। तो 5 को मैं एक छोड़ दो, बाकी के 4 जो हैं हर कोई 0.35 करके कॉन्ट्री करेगा। तो 4 लोग मिलकर कितना कॉन्ट्री करेंगे? 0.35 इंटू 4। क्लियर? यस सर। यही समझा रहा हूं। यू हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। कितनी सी बात है, इतना लंबा जाना ही नहीं। सो आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा, और किसी को दिक्कत है तो बोले। और देखो बीच बीच में अगर किसी को लग रहा हो कि तेज वेज जा रहे हैं तो बताना है, ऐसे तो आसान है। फोर्थ लिखो। सर क्वेश्चन में दिया होगा कौन से शेल का निकालना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ बिल्कुल देगा। लिखो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑफिशियली तो शायद ही कभी कोई पूछे किसी अच्छे एग्जाम में, हमारे एग्जाम में आ सकता है। देखो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1। n-1 मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम। मान लो फोर्थ में इलेक्ट्रॉन है तो n-1 कितना हुआ बताओ? 3। मान लो 3 में इलेक्ट्रॉन है तो n-1 कितना हुआ? 2। टू। तो लिखो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 कंट्रीब्यूट। सब लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूट 0.85 each of screening। क्लैरिटी आ रही है क्या सबको? यस सर मतलब जो भी सेम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 जितना देंगे, और जो n-1 में है वो 0.85 जितना देंगे ना स्क्रीनिंग बिल्कुल इफेक्ट। सही समझ रहे हो तुम, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो अब फिफ्थ देखो। ऑल इलेक्ट्रॉन्स in n-2, n-3 contribute 1 each of the screening। क्या आपने बोला सर? देखो अब इसके नीचे वाले जितने शेल होंगे उसके सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 कंट्रीब्यूट। लिखते चलो। पहला 0.35 सेम सेल, उसके अंदर वाला 0.85, उसके नीचे वाले n-2 सेल, n-3 सेल या जितने भी सेल है सब 1 ही कॉन्ट्री करेंगे। कितना कॉन्ट्री करेंगे? 1। अभी क्वेश्चन एक करके देखेंगे फिर ये बात तुमको समझ आएगी। ठीक है, पहले लिख लो ये सब बात। सर ये जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा है वो लोग आगे वाले को अपने आगे वाले को कंट्रीब्यूट करेंगे वन। हाँ इसके आगे वाले, जैसे मान लो फोर्थ सेल में है या मान लो फिफ्थ सेल में, तो फिफ्थ सेल हो गया n, फोर्थ सेल हो गया n-1, और उसके नीचे जो भी सेल हो गया, थर्ड सेल, 2 सेल, फर्स्ट सेल, ये सब जो हो गया ये क्या हो गया? n-2 सेल, n-3 सेल। -2। हाँ इन सब में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्ट्री कितना होने वाला है? 1। सबका 1 हो। ओके। नहीं पर आपने बोला था ना कि वो लोग कुछ देंगे नहीं, चलो कुछ इसलिए। बोल रहे हो? अबे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी।
Yes, sir. चलो बताओ, तुम लोग गैसीय स्टेट वाली क्लास कर रहे हो? हाँ सर. बीच में सर ने कहा था ना कि जिन लोगों का हो गया वो नहीं आएंगे. कहाँ तक हुआ गैसीय स्टेट वाली क्लास? मतलब कहाँ तक पहुंचे तुम लोग गैसीय स्टेट में? अबे ये तो बता दो कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या हो गया उसमें? Sir, यूरियोमेट्री एंड गैसियस एनालाइसिस. अच्छा, यूडियोमेट्री हो गया. ओके, चलो. अब देखो ये है हमारा कॉपर. कॉपर का मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और ये है 3d10. बताइए तुम लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसी को ऐसे बताने की नीड तो मुझे है नहीं. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 4s के लिए निकालना है. देखना सब लोग ध्यान से. मुझे 4s की बात करनी है. मान लो मैंने ऐसा सोचा कि मुझे इसके अंदर कितना शील्डिंग है वो निकालना है. सोच सकता हूं ऐसा मैं? ठीक है. मैं लिख रहा हूं यहां पे, मुझे निकालना है सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन. अब बताओ 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही है ना? चलो मैं थोड़ा हाँ सर. अब चलो पहले यही ले लेते हैं, फिर हम एक एक करके बात करते हैं. सब लोग देखो ध्यान से, पहले सारे लोग दिमाग लगाएंगे तभी ये बात समझ में आएगी. ठीक है, एक एक करके सोचो. अब पहले ये डिसाइड करो कि इसमें NH सेल कौन है. बताओ मुझे, NH सेल कौन हुआ? बताओ. 4. अरे N-1H सेल क्या हुआ? 3. 3. N-2H 2. 2. बाकी तो एक जैसे ट्रीट होंगे. अब देखो मैं इसका निकालने वाला हूं. देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अपने को क्या क्या अपने पास ऑप्शंस है इसको. अगर हम करने जाएंगे इसमें, क्या क्या करने वाले हैं? काउंटिंग सबसे पहले हमें करना पड़ेगा. तो बताओ अपने पास NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई NH एक इलेक्ट्रॉन है और वो खुद को थोड़े ना शील्ड करेगा खुद को शील्ड? नो, तो 0. खुद को तो नहीं करेगा. तो यहाँ पे सेम सेल में शील्ड करने वाला कोई नहीं है ना. तो अगर मैं इसका शील्डिंग कांस्टेंट निकाल रहा हूँ तो मुझे शुरू कहां से करना होगा? N-1H सेल्स. तो अब बताओ N-1H सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई बताओ? देखो थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो ये भी तो है, थर्ड सेल ही तो है. अरे तो लिखने के लिए लिख देते हैं ना कि 3d10 लिख देते हैं, बट 3d10 थर्ड सेल में ही होगा ना. 18. तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सेल में वो कितने हो गए बताओ? 18. इसका मतलब हो गया N-1H में 18. अब बताओ तुम लोग, बताओ मुझे कितना क्वांटिटी रखा हमने? N-1H सेल में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन? 0.85. अब अंदर जाओ, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बाकी जितने लोग हैं सबके लिए कितना क्वांटिटी हमने रखा हुआ है? 1. अरे बोलो. तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास? ये सब बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बचे. और सबके ऊपर क्वांटिटी क्या है? 1. सबको जोड़ो, बताओ कितना हुआ? 25.3. सबको करने दो. देखो सेम सेल में और होता है तो हम और लेते हैं, बट यहाँ तो सेम सेल है नहीं ना, एक ही रखेंगे.
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 पॉइंट। सब लोग निकालेंगे और ध्यान रखें, किसी को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है या कुछ भी दिक्कत है तो बोलेगा। आई एम श्योर मुश्किल नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा याद तो रखना। सर बस एक बार फिर से बता सकते हैं वो 18 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1 कैसा है? नहीं, क्यों नहीं। तुम ये बताओ NH सेल कौन है? फोर्थ। हाँ सर। माइनस 1 सेल कौन है? 3। और 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 10। अरे थर्ड सेल में सर राइट वाला तो मैटर नहीं करता ना। वहां तो हम लोग 3D राइट में इसलिए लिखते हैं ना कि एनर्जी उसकी ज्यादा है, लेकिन राइट में लिखने का वो मतलब था कि जो बाहर वाले सेल में, मैंने कहा था ना जो बाहर वाले सेल में होंगे वो कॉन्ट्री नहीं करेंगे। 3D बाहर सेल में थोड़ा होगा, 3D तो थर्ड सेल में ही कहीं होगा। बोलो। हाँ सर। एनर्जी वाइज हम लिखते हैं ना कि 3D की एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन लिखते हो ऐसा करते हैं। पर तुम तो जानते हो ना कि एक्चुअली में एनर्जी की बात नहीं है, एक्चुअली है कि जगह क्या है। अगर वो अंदर वाले शेल में है तो शील्ड करेगा ना, उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर वो अंदर वाले शेल में है तो शील्ड तो करेगा ना। बोलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर 3D10 की जगह 4s2 और समथिंग रहता तो उसको कंसीडर नहीं करते ना? नहीं करते। 4p होता तो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 4p 4 सॉरी 5s होता तो कंसीडर नहीं करते, 5p होता तो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आगे वाले सेल को कंसीडर नहीं करेंगे। अंदर वाले सेल का कोई होगा तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। यस सर यस। 3D वो तो एनर्जी के लिए हम लोग लिखते हैं ना कि एनर्जी जिसकी ज्यादा है। पर तुम तो जानते हो ना कि जो अंदर वाले सेल होंगे वो बाहर वाले को शील्ड करेंगे ही करेंगे। चलो डन, समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब बात तो ट्राई कर लेना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब Fe के लिए लिखो। सबको निकालना है Fe, या चलो दूसरा देता हूं आसान। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखी जाए फिर आगे देखा जाए। चलो मान लो मैं Fe के लिए लिख रहा हूं, चलो Fe का निकालो। चलो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता सबको? 26। तुमको बताना है 26 का जो 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन, इसका सिग्मा तुम्हें निकालो। चलो ट्राई करो एवरीबॉडी। सर बोलो। सर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 को कंसीडर करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, एक को तो करना ही पड़ेगा ना कंसीडर। यस। सब लोग करो जल्दी।
सबको क्लियर हो रहा हो तो थोड़ी और कीजिए मेहनत, फटाफट बताओ कितने होंगे। सिग्मा कितना होगा यहाँ पे? पहले लिखो Sir, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22.25. 22.25. अभी देख लेते हैं। हाँ सर सेम। कितना हुआ? 3D8 ना? 3D. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बताओ? Fe का। अरे है ना? हाँ Yes, sir. तो पहले ये डिसाइड करो कि nth सेल कौन है। कौन है nth सेल? 4. वो 4 है। n-1th कौन? 3। और बाकी तो समझ में आएगा, बाकी का तो कॉमन है। तो चलो, तो इस बार इसके अंदर अब कॉन्ट्री करना शुरू करते हैं। तो फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो खुद ही है वो, और दूसरा उसके ऊपर हो रहा है। तो टोटल कॉन्ट्री कितना होगा? एक का ही कॉन्ट्री लेंगे तो 1 into कितना लेंगे? 0.34। अंदर वही सब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? ये 14. फोर्टीन। और उसके अंदर कितने लोग हैं? 10। सबको जोड़ो, यही हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन। Yes, sir. 22.25 आया. 22.25 बिल्कुल सही। सो आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है और किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। किसी को लग रहा है कि हमें कुछ पूछना चाहिए तो यू कैन आस्क हियर। बोलो। कोई कुछ पूछना चाहता है? चलो कर लोगे ना? तो यही है भाई, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आएगा हम लोग ट्राई कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट। एसपी डी, एसपी एस और पी तो हो गया, अब डी की बात कर ले। लिखो सिग्मा फॉर ND and NF। Sigma for ND and NF electrons अब एक बात तुम लोग याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो S और P होते हैं ऑर्बिटल, उनके ऊपर बात हो चुकी है पहले ही। S और P वाले जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, याद है मैंने कहा था। सो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसको महसूस होगा, किसको फील होगा बताओ? जो S में होंगे। जो किस में होंगे? जो P में होंगे। और D और F वाले को क्या होने वाला है? बहुत कम होगा, बहुत कम। तो देखो जरा, दोनों में फर्क है। इसका रीजन भी बताया था कि डी के अंदर जो है सब समझाया था लास्ट क्लास में कि डी कैसा होता है, एफ कैसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के सामने आने की पॉसिबिलिटी कम है। शील्ड होने के लिए एक दूसरे के सामने आना, ये न्यूक्लियस है। इसको शील्ड तब करोगे जब ऐसे होगा, है ना? अगर कोई छुपने की अगर बहुत सारी जगह हो, एक दूसरे के सामने ही ना आए, आसपास ना आए, तो शील्डिंग ही कम रहे। एस में सबसे कम जगह होती है जहां पे शील्डिंग पक्का होगा और बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद पी, डी और एफ के पास छुपने की बहुत सारी जगह होती है।
तो उनको बहुत सारा रिपल्सन नहीं देखना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, अरे बोलो। चलो हम बढ़ते हैं आगे ताकि सारी बातें यहाँ पे की जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है सब लोग देखेंगे और उसके ऊपर की बातचीत होगी। देखो बाकी सारे रूल्स वही हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं वो बस लिख लो। सबसे पहला रूल वही होगा, लिख दे रहा हूं। पहला रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल सेम है, फर्स्ट रूल में कोई अंतर नहीं। मतलब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सेकेंड रूल लिखो, सेकेंड रूल भी सेम है। फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल सेम है। नंबर 3 लिखो। मैं एक साथ लिख देता हूं, खत्म बात। देखो देखो एनएस मतलब जो nth ऑर्बिट, इसका कंट्रीब्यूशन होने वाला है 0.3। 0.35 ठीक। और उसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन होगा बताओ? और ठीक है, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन सेम ही होता है। 0.85 वाला कॉन्सेप्ट है, लिखते चलो। सर बस इतना ही। हम्म
सो इतना ही है जिसको ध्यान रखना है, और कोई खास इसमें कहानी है। 0.85 नहीं होता इसमें, 0.85 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखना। आसान है, बोलो। सर सब में सेम ही रहेगा 1? हाँ सब सेम रहेगा। देखो सेम क्वेश्चन कॉपर वाला ही ले लेते हैं। अगर कॉपर का ही लिया जाए और हम इस बार डी का निकालना चाहते हैं तो क्या करें? देखो सीखो सब ध्यान से। देखो डिपेंड करता है कि तुम किसका ले रहे हो। मान लो एफ का ही ले रहे हो, एफ या डी किसी का ले रहे हो, एफ का ले रहे हो। सब लोग सीखो तो समझ में आएगी बात। अब एफ का हमने लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या लिखा था? 3d6 4s2। अब अपने को क्या है इस बार हमारा है कि अपने को ये निकालना। हमने डिसीजन लिया है कि हम सिग्मा किसके लिए निकालने वाले हैं? 3d के लिए। मुझे 3d वाले इलेक्ट्रॉन की सिग्मा चाहिए। देख लो सब सही है। सो इस बार अब पहले ये फिक्स करेंगे कि हमारे लिए n कौन है। ठीक है, बताओ मुझे n कौन हुआ अपना? 3 n हुआ 3। n-1 कौन हुआ? 2 और क्लियर है। तो मेरे लिए सबसे पहले किसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? मुझे 4s2 के बारे में सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं सोचने की जरूरत है 4s2 के बारे में? बताओ जल्दी। क्योंकि वो राइट साइड में, राइट साइड में है और अगले सेल में, नेक्स्ट सेल में। हम थर्ड सेल के लिए निकालना चाहते हैं और वो फोर्थ सेल में। और हमने अभी अभी सीखा है कि फोर्थ सेल वाले को लेने की जरूरत नहीं। करेक्ट? यस। ओके, सो चलो हम लोग करने वाले हैं। सो क्या होगा फॉर्मूला भाई? सो 4s को भूल जाओ, फोकस किस पे करना है अपने को? 3d पे, थर्ड सेल में। तो बताओ nth सेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? काउंट करो। 13 कितने हैं? 13 हाँ 13 इलेक्ट्रॉन। चलो देख लो ध्यान से। लेकिन दिक्कत ये नहीं है ना, दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में अच्छा एक गड़बड़ हो गई मुझसे जो मैं ठीक कर देता हूँ। आई एम सॉरी, हाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं भूल गया। यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। ये ना मैंने गलती से nth लिख दिया। ये जो रूल है ना सिर्फ nd के लिए, सुना तुम लोगों ने? nd यानी यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, ये ठीक कर लो तुम लोग। यानी ns np के लिए भी कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा। सुना सब लोगों ने? 0.35 किसके लिए कंट्री होगा सिर्फ? बताओ जल्दी। एनडी, सिर्फ एनडी के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। बाकी एनएस एनपी और बाकी के जितने लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है? 1 चलो हम लोग करते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताओ एनडी के कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास टोटल? 6 में एक का तो निकाल ही रहे हो, तो कॉन्ट्री करने वाले लोग कौन है बताओ? 5 बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 0.3। मैंने कहा था ना डी वाले सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो कर रहे हैं ना, बहुत कम कंट्रीब्यूट। अब बाकी लोग जो बचे वो सब 1। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे काउंट कर लो। सो इसको छोड़ दे तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18 बचे सर। 18 इलेक्ट्रॉन, बस ठीक है। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बस हो गया आंसर। 19.75। यस यस बिल्कुल सही। आंसर है
परफेक्ट। सीख गया सब लोग? सर मुझे Yes, 18 वाला sir. नहीं समझा। हाँ बोलो, फिर से बोलो, क्या नहीं समझे? सर वो 18 कैसे है? अरे ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन तुम्हारे सामने है भाई, मैं थोड़ा ना कुछ पता, ये देखो, इसको तो लेना ही नहीं है हमको। यस सर। अब अंदर कितने बचे? इसमें से 3d6 के 5 इलेक्ट्रॉन 0.35 देंगे, और बाकी जितने बचे उनका कॉन्ट्री कितना लेना है अपने को? बोलो। तो ये कितने बचे, सबको काउंट करो ना। 5 ये 3 काउंट करो ना, यहाँ से क्या है 6 सर प्लस। मतलब n-1 n-2 ऐसा कुछ नहीं लेना है, डायरेक्टली काउंट कर लेना। सबको काउंट हाँ करो, यहाँ सर, लिखा ओके। हुआ है मैंने, ये देखो, सबका कॉन्ट्री कितना लेना है अपने को? 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सो इस तरह से हम सिग्मा एग्जैक्टली निकाल पाएंगे, और कोई कंफ्यूजन भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है? सो अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें चलेंगी। सो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे फिलहाल। अब तुम लोगों ने एक चीज सिखाई गई होगी। क्या सिखाया गया होगा? कि जब इलेक्ट्रॉन हम लोग अंदर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं तो कौन से रूल फॉलो करते हैं? बताओ, ऑब्बाउ प्रिंसिपल याद है? अरे बोलो भाइयों, ऑब्बाउ प्रिंसिपल करते हो ना फॉलो? अरे बोलो तो सही भाई, बोलो, ऑब्बाउ प्रिंसिपल करते हो ना फॉलो, है ना? यस सर। लेकिन ये बताओ, तुम्हें बताया हो ना कि इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त क्या करते हो? उससे निकालते हो जो बाहर होता है, नहीं? तो अगर 3d और 4s होते हैं तो तुम्हें सिखाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से बाहर निकालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बताओ? हम 4s से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, बोलो? देखो अभी ऊपर तुमने Fe का 4s वाला भी निकाला था, देखो ऊपर जाओ, अभी तुमने Fe का 4s निकाला था, कितना आया था? 22.25 आया था ना? तो बोल दे यार। यस सर। और जब तुमने 3d का निकाला तो कितना आया बताओ? 19.7। ज्यादा रिपल्सन कौन ले रहा है? 4s। कम रिपल्सन किसके पास है? डी के 3d। पास कब है? जिसके पास ज्यादा रिपल्सन होगा उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा? आसान, क्योंकि जो ज्यादा रिपल्सन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? वीक। कम होगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा तो उसको निकालना क्या होगा? इजी। इजी। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन हम पहले किससे निकालते हैं? 4s से, और फिर किससे निकालते हैं? 3d से। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का ही रोल होता है, ठीक है? सर लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से तो हम लोग को ऐड करते वक्त हम लोग पहले मतलब 3D को देते हैं ना? नहीं, पहले 4s को पढ़ते हैं, ऐड करते वक्त पहले 4s को पढ़ते हैं, फिर 3d को पढ़ते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि बाहर कौन है, आउटर मोस्ट में कौन है। उस वक्त हम लोग इतना 3d 3d दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ ये लगाते हैं आउटर मोस्ट में कौन है। सर लेकिन 4s का चार्ज तो 4 + 0 होता है, 3D का चार्ज 3 + 3 6 होता है, तो वो बड़ा नंबर है ना, तो उसको बाद में भरेंगे ना? तो एक दो केस में होता है ना, हमेशा पहले 4s भरते हैं तभी तो 3d भरते हैं। किसी का भी शुरू करो, 4p से पहले 3d भरते हैं, लेकिन जब भी तुम 4p तक जाते हो ना फिर 3d शुरू करते हो। 4s में तो पहले किसी का भी उठा लो। तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो स्कैंडियम का कितना लिखते हैं? बोलो बोलो बोलो, स्कैंडियम का 21 है, कहाँ भरते हो? बोलो, भरो जरा स्कैंडियम। 1s2 2p6। 1s2 2s2 2p6
3s2 फिर 3p6 और वो कितने हो गए? कौन था ये हमसे सवाल पूछ रहा था? ये कितने हो गए बताओ? 18 हो गए 18? हाँ अब सर किसमें 18 बनेंगे? हो गए। 4s2। अब 20 हो गया। अब जो 21st इलेक्ट्रॉन है वो 3D में बनेगा ना, ये रोल। 1 तो पहले 4s भरते हैं फिर 3D भरते हैं, है ना? और निकालते वक्त भी पहले 4s से निकालेंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट में है और उसके ऊपर रिपल्सन भी ज्यादा है। ठीक से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ो भाई। कौन था ये लड़का? अब चलो लिखो काम के बाद, लिखो जल्दी लिखो। इसका एक एक्सेप्शन है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है एक्सेप्शन है हीलियम, वो पढ़ लो। सब लोग लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? देखो, एक्सेशन जो केस है वो सिर्फ हीलियम का केस जो है वो एक्सेप्शन। अब बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 1s2। अब इसके हिसाब से इसका सिग्मा निकालोगे तो कितना निकलना? 0.35। 0.35, लेकिन एक्चुअली हम लेते हैं 0.3। समझे नहीं समझे? कितना लेते हैं? 0.3। और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है 2 - 0.3, यानी ये रहता है 1.7। सो नॉर्मली सेम सेल के लिए हम 0.35 यूज करते हैं, बट सिर्फ हीलियम में ऐसा नहीं करते। हीलियम के केस में हम रूल थोड़ा बदलते हैं। सो वी मस्ट लर्न इट। लेकिन ये रूल कहाँ थे? 0.35 की जगह 0.3 क्यों लेते हैं? एक्सेप्शन है भाई, इसका बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है कुछ, याद रखो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं और यहाँ आया है इसलिए इसको एक्सेप्शन बोल रहे हैं अलग से। समझ में आई बात? यस सर। चलो खत्म। सो ये मेन चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हम समझ गए, और क्या क्या समझ गए? शील्डिंग इफेक्ट समझ गए। इफेक्ट अब समझ गए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। सिग्मा बढ़ने का मतलब क्या होगा? रिपल्सन बढ़ना। और रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग। समझ ही रहे हो तुम लोग यार, ऐसी कोई बड़ा गेम तो है नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग चाहे तो नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, और वो है एटॉमिक रेडियस। सब लोग ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस तक पहुंचने के लिए हमें ये सब देखना पड़ा, वो सब चीजें हमें पढ़नी पड़ी, बट ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे हम लोग? यस सर। यस सर कर लेंगे। डन। डन सर। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो ये समझेंगे। देखो डेफिनेशन तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो, बताओ कौन बताएगा मुझे डेफिनेशन? एटॉमिक रेडियस क्या Sir, होता the है? distance between the nucleus and the outermost shell. क्या बात है, बिल्कुल सही बात। जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वही है। देखो सब लोग लिखेंगे डेफिनेशन, सबसे पहले लिखेंगे सब लोग। बताइए, बहुत सही बोला इसने, बिल्कुल वही है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू द, लेकिन दिक्कत वही है ना, तुम लोगों ने अभी स्क्वाडिंजर पढ़ा है, याद है? इलेक्ट्रॉन की जगह को लेकर बहुत सारा हम क्लियर नहीं है, और फिर भी चलो एक डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू द वेव
according to the wave mechanics, there is no certainty कौन सा साइंटिस्ट ने पढ़ाया था ये? There is no certainty with regards to the exact position. लिखते चलो। Occupied by electron at any time। देख लो भाई, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था भाई? ये फंडा बताओ मुझे जल्दी। वर्नर हेंसबर्ग। अरे हाइजेनबर्ग ने बताया ना, तुम लोगों ने पढ़ा तो है भी। वर्नर हेंसबर्ग। ये हमें हाइजेनबर्ग ने बताया था। हाइजेनबर्ग ने यही सिखाया था। क्या सिखाया था? कि आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां मिलेगा। सही बात है। So practically it is not possible to measure it is not possible to measure the actual atomic radius. So हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस हम कहाँ से निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं कि आप एग्जैक्ट निकाल पाओ, बट चलो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। अभी तो लिख लो। पर हो गया, लिखो तो पहले। पर हो गया। अच्छा सबने लिख लिया, चलो लिखो। सो atomic radius, is generally derived atomic radius is generally derived in an incorrect manner हम गलत तरीके से निकालते हैं, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं, अप्रोक्सीमेट करके काम चलाना पड़ेगा। फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन two nuclei मतलब plural of nucleus, from the two nuclei of two bonded atoms। हम दो बॉन्ड जो एटम बना रहे हैं उनके बीच के सेंटर को जोड़ेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है,
जिसके थ्रू हम दो एटम को लोकेट करते हैं, बॉन्ड को लोकेट करते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा। जैसे मान लो HH बॉन्ड है तो उनके बीच को ऐसे जोड़ो तो उनके दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को करके आधा कर ले, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये कि जो लोग बॉन्ड बनाते हैं उनका रेडियस का हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि ये आसान नहीं है, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। मैं समझाता हूँ, एक करके समझाता हूँ। मतलब मेथड डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें इसी से काम चलाना पड़ता है। अबे ठीक है, यस सर। देखो देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types of radius. There are 3 types of radius. इन तीनों की मदद से हम निकालते हैं। मैं बताते चलूंगा कौन सा किसमें काम आएगा। लिखते चलो। पहला है कोवेलेंट रेडियस। तीन तरह के रेडियस है। पहला है कोवेलेंट रेडियस। देखो मैं बताता हूँ कोवेलेंट रेडियस कैसे होता है। अब जो लोग भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वो ऐसा बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये मान लो इन दोनों का सेंटर है, न्यूक्लियस। तो यहां से इस डिस्टेंस को ऐसे मिला लो। एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कर लो। अब ये जो डिस्टेंस है, देख पा रहे हो तुम लोग? बोलो भाई। इस डिस्टेंस को, जो भी ये डिस्टेंस आ रहा है, मान लो ये तुम्हारा एक्स एटम का नाम एलिमेंट एक्स था और ये भी एलिमेंट एक्स है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको देते हैं, ये डायमीटर टाइप हो गया, एक्स एक्स बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो क्या होगा? तो एक आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो होगा जो भी ये डिस्टेंस आ रहा है इसका डिवाइडेड बाय 2। अब तुम समझ सकते हो कि ये काफी हद तक एक्यूरेट नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। देख पा रहे हो ये आपस में अंदर भी गया है। इस चक्कर में ये आधा जब करोगे तो एग्जैक्ट तुमको रेडियस नहीं मिलेगा। थोड़ा रेडियस जो होगा वो एक्चुअल वाले रेडियस से छोटा होगा। देख पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये लेकिन लिखना पड़ेगा, हमें लिखना चाहिए बात। ये जो है इट इज स्लाइटली shorter than actual radius। लिखते चलो, it is slightly shorter than actual radius। किसी को प्रॉब्लम? देख के ये बात समझ में आ रहा है कि थोड़ा छोटा हो। देख लो ऐसा। ठीक, तो हम लोग कुछ एलिमेंट का रेडियस कोवेलेंट रेडियस के हिसाब से निकालेंगे। जो लोग आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, अब कुछ लोग और बॉन्ड बनाएंगे, उस हिसाब से उनको देखेंगे, बट ये तो फिक्स। ये सबने नोट कर लिया क्या? अरे बोलो, सबने नोट किया? सर लास्ट वाला रेड वाला थोड़ा जल्दी लिखो, मैं आगे लिखता हूँ। डन सर। सेकेंड पॉइंट लिखो सर। सेकेंड रेडियस इज मेटालिक रेडियस। मैं मेटालिक के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेटालिक रेडियस को जनरली मोस्ट एक्यूरेट रेडियस मानते हैं, मोस्ट एक्यूरेट। तो पहले तो ये समझ लो कि मेटालिक जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा, ठीक है।
सब लोग लिखते चलेंगे, देख के भी पता चल जाएगा तुम्हें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, सब लोग देखो, ये एक एटम और एक दूसरा एटम, इसमें तुम ऐसे जस्ट चिपका हुआ ऐसे टच करता हुआ नहीं। अब तो तुम समझ ही रहे हो ना कि इसमें काफी हद तक रेडियस जो होगा काफी हद तक सही सा होगा। क्या कहते हो? फिर कोई किसी के अंदर ओवरलैपिंग हुई नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट रेडियस के आसपास ही है। यहाँ पे तुम चेक कर लो, ये जो डिस्टेंस है, इसको जो भी डिस्टेंस है इसको तुम अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और फिर ये जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, अगर ये लेकिन मेटालिक बॉन्ड है तो वी कैन से दैट कि अगर ये मेटल है दोनों, तो यहाँ पे जो डी एम और एम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये निकालेंगे और बाद में इसी को आधा करेंगे, तो ये हमको मिल गया मेटल। जो मेटल, हालांकि मेटल के लिए ही ज्यादा काम आएगा क्योंकि मेटालिक बॉन्ड तो उन्हीं लोगों में होगा, जैसे सोडियम सोडियम का एटम है, कॉपर कॉपर का एटम है। हाँ? नोट करते चलो। डन सर। इसके बारे में एक बात लिख लो, it is generally used for metals, obviously. थोड़ा बड़ा होता है ये, एक्चुअल रेडियस से थोड़ा बड़ा होता है। किसी को दिक्कत है बोलेगा? तीसरा है वॉन डर वाल रेडियस। सॉरी, वॉन डर वाल रेडियस। जनरली वॉन डर वाल हम लोग नोबल गैस के लिए यूज करते हैं, सबके लिए यूज नहीं करते। नोबल गैस जो रिएक्टिव नहीं है, देखो, noble gas can be solidified a noble gas can be solidified at low temperature. सर वो स्पेलिंग क्या है उसका, वो वंडर वो रेडियस का? ये VANDER लिख लो, VENDERWAAL। अच्छा ठीक है सर। वंडर
सो noble gas law, helium, neon. सेकंड पॉइंट दिखा सकते हैं। A noble gas can be solidified. लिखवा रहा हूँ, सब लोग देखो. At low temperature and the distance between successive nuclei. Oh, I'm sorry. यहाँ पे successive. Sorry. डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव न्यूक्लियाई, मतलब सक्सेसिव मतलब आसपास वाला, एक के बाद दो, एक दूसरे से चिपके होंगे, है ना. ये ई है भाई. सक्सेसिव न्यूक्लियाई वुड बी कैलकुलेटेड. मैं फिर से बोल रहा हूँ, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम वगैरह के लिए यूज कर सकते हो ये. उनको पहले बहुत लो टेम्परेचर पे लो, उनको सॉलिडिफाई करो, ऐसे चिपका दो. जब वो सॉलिडिफाई होंगे तो उनके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होंगे उनके हिसाब से देखना पड़ेगा. तो ये सिर्फ उसके लिए ही काम आएगा जो हमारा क्या बोलते हैं हम, नोबल गैस. तो जैसे देखो ये एक, हालांकि डायरेक्ट बहुत क्लोज तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इनके बीच में कोई अच्छा बॉन्ड नहीं होता, थोड़ा सा दूर ही रहे, नेबरहुड में होगा यहाँ. तो ये एक न्यूक्लियस, ये एक एटम है, ये एक एटम. सक्सेसिव मतलब उसके जस्ट पास वाला. अब तुम उसमें जाओ और उनके बीच में ऐसा डिस्टेंस निकालो. सो जो नियरेस्ट एटम है उनको पकड़ो. तो नियरेस्ट यही हुआ. देखो नोबल गैस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो होता नहीं है, यही प्रॉब्लम. अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस उठा लो, ये जो कोई भी डिस्टेंस है यहाँ पे, मान लो ये कोई नोबल गैस है, तो लेट्स से कि ये कोई वाई एटम है, यहाँ पे ये भी वाई है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ वाई है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ, और इस डिस्टेंस ऑफ वाई को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे you will get van der Waals radius. van der Waals radius में नया क्या है, इसमें डायरेक्टली 2 एटम चिपके हुए नहीं है, नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. नोबल गैस में ऐसा नहीं होता, दूर रहते हैं थोड़े से. तो जो नेबरहुड में है, सबसे पास वाला है, उनके बीच के सेंटर को मिलाएंगे, जो भी होगा उसको आधा कर देंगे, वही van der Waals radius. सबको क्लियर? अरे बोलो सर. पहले पहले एटम्स को स्टिक करना पड़ेगा. स्टिक तो कर ही नहीं सकते ना, लो टेम्परेचर पे लेंगे जितना पॉसिबल है. तो बहुत लो टेम्परेचर पे लेंगे तो थोड़े से आसपास आ जाएंगे, स्टिक तो नहीं हो सकते क्योंकि नोबल गैस स्टिक होते ही नहीं है. हीलियम, नियॉन, जेनॉन, ये लोग स्टिक नहीं होते क्योंकि इन लोगों में अट्रैक्शन ही नहीं होता कोई. आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ोगे, जितने भी टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स है उनमें से कोई नहीं होता. सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है लंदन फोर्सेस. स्टिक तो हो ही नहीं सकते. समझे नहीं समझे? तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस लेंगे ना. मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, नेबर्स, जो नियरेस्ट नेबर होंगे उन दोनों को मिला दो. तो तुम देख पा रहे हो कि ये रेडियस काफी बड़ा है और एक्चुअल रेडियस से तो काफी ही बड़ा है. लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है. अगर तुम्हें नोबल गैस के बारे में बात करनी है तो हमारे पास यही चॉइस. सो ये एक्चुअल रेडियस से काफी बड़ा होता है, बट वी हैव नो चॉइस, हमको इसको लेके चलना पड़ता है. एक्चुअल रेडियस से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोई चॉइस नहीं हमारे पास, उसको लेके चलना पड़ता है. तो तुम समझ चुके होगे कि सबसे बढ़िया रेडियस कौन था, मेटेलिक. फिर कौन था, हम लोग रेडियस को
फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड? कौन सा? सर थोड़ा नीचे करो ना। हाँ, वो एक रहता कौन है ना सा रेडी। आप कह रहे- कौन सा फॉर्मूला? सर वो 2.0 ऐसा कुछ था, 0.5 ऐसा कुछ मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड इन एंगस्ट्रॉम। अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उसके लिए था ना। वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए होता है? जो हाइड्रोजन क्या रेडियस के लिए निकालते थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और वो भी जो बोर काम करता था। तुम तो जानते हो ना कि बोर काम नहीं करता। बोर की थ्योरी तो बहुत कम जगह काम आती है ना, ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम, और वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। हम यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ सर। तो देखो भैया, इससे एक बात तो क्लियर हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा। नहीं, अगर एक ही टेक्निक से, मतलब अलग अलग तरीके से अगर सेम एलिमेंट का निकाला जाए, तो वॉन डेर वाल सबसे बड़ा होगा, फिर होगा मेटालिक, और फिर कौन होगा? कोवेलेंट। तो आगे चल के जब मैं तुमको कोई भी रेडियस बोलूंगा, उसमें रिलेशन बनाने के लिए बोलूंगा, तो तुम समझ जाना एक्चुअल रेडियस नहीं होगा, इन तीनों में कोई एक होगा। ठीक है, इन तीनों में कोई भी एक हो सकता है, कोई भी। देख लो, क्लियर हो गई बात ये? हाँ सर। इन तीनों में कोई भी एक हो सकता है, वॉन डेर वाल, मेटालिक, कोवेलेंट। लेकिन हमको उसको फॉलो वैसे ही करना है जैसे चल रहा है। ठीक है, सो ऑफिशियली हम लोग आज रेडियस तक पहुंच गए हैं। और हमारे जो दोस्त आज नहीं आए, उनको लगा होगा ठीक ही किए, शायद वो पढ़ चुके हैं यहाँ तक, क्योंकि अगर आते तो शायद बोर हो जाते हैं बहुत, वो लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो अगली बार हम ऑफिशियली इसके सारे फैक्टर्स की तरफ चलेंगे। एंड दिस इज एंड ऑफ द क्लास। सबने नोट कर लिया अच्छे से? यस सर। सर एक सर बस एक थोड़ा बाकी था सर, बॉक्स थोड़ा कर रहा हूँ। ऊपर हाँ scroll कर बोलो सकते बोलो, हैं? क्या कह रहे हैं? तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ भाई, सर जिनका होगा लीक कर सकते। हाँ जाओ यार, ठीक है, चलो बस बस बस। बाय बाय, टेक केयर। जिनका हो गया जा सकते हैं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हाँ, सर एक मिनट। सेम टू यू, चलो ध्यान रखो, अगली बार मिलते हैं यहीं से। सबने लिख लिया? सर मेरा बाकी था, एक सेकंड। हाँ लिख लिया। सर वो बाद में बस एक बार नीचे का स्क्रॉल कर देना, वो बॉक्स दिखना है। ये ठीक है, हाँ सर, हो गया, नोट हो गया। डन। हो जाए तो बता देना। सर बस वो दो लास्ट पॉइंट्स। डन। हाँ सर डन। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। हाँ सर समझा। बाय बाय, टेक केयर।